इस दोपहर की शुरुआत एक ऐसे विषय के साथ करने जा रहे हैं जो सीधा आपके दिल को छुएगा, क्योंकि इसका शीर्षक है लौटूंगा उसी गुलाब तक. Now this isn't just a session, it's an emotional journey. We are talking about the legendary महमूद दरवेश. इनकी कविताएं वैसी नहीं हैं जो सिर्फ पन्ने पे देखी जाती हैं. They breathe. These are the poems that make you feel alive. And honestly, hearing them in Hindi is an absolute different kind of feeling altogether. And who better to guide us through this? The man himself, Sir Ashok Pandey ji. Now, if you live in the hills and you haven't read Ashok Pandey ji, तो मेरे ख्याल से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, because he is from Haldwani. From Haldwani to the global stage, he is the man who brought legends like Neruda, Marquez, Irving Stone, Maxim Gorky into our homes. He doesn't just translate words, he translates our souls. Writing primarily in Hindi, he has worked across genre including fiction, essays, travel writing, and even literary commentary. His notable works include the novel La Fujna, is that correct? La Fujna, sorry for that mistake. The travel log Jitni Mitti Utna Sona, the short story collection Babban Carbonate, and the prose collection Tarikh Mein Aurat. He's also the founder and editor of the widely read Hindi blog Kabar Khana. Joining him is Amitabh Baghel. Amitabh is a literature alchemist himself. He turns ideas into festival. From Lucknow to Nainital, and when he realized कि अरे भाई हरियाणा में नहीं है literature festival, चलिए वहाँ भी करा देते हैं. So, plus his passion for Urdu poetry is so infectious, you'll leave here wanting to write a nazm of your own. His work on the modernist poet Noon Meme Rashid is a labor of love, bringing back poems that hasn't seen new edition in 50 years. He is currently working on an anthology of 100 Urdu nazms, which will be published by Rajkamal Prakashan later this year. Well, in conversation with the translator who brings the world to us, to a curator who refuses to let the greats be forgotten. Here we have Ashok ji and Amitabh sir. ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग ये गुफ्तगू कैसे करें. शुक्रिया करिश्मा. आप अभी मोहतरमा ने ये जिक्र किया कि अशोक पांडे को लोग पहाड़ों में जानते हैं. मेरा ये मानना है कि अशोक पांडे ऐसी शख्सियत हैं जिनको हिंदुस्तान क्या दुनिया भर के लोगों को जानना चाहिए. इनका काम इतना वसी है. उर्दू नस्र, नज़्म, तमाम जिन विषयों का जिक्र करिश्मा ने भी किया उस पर इनका काम है. और मेरे जैसे अदने आदमी को आपने इस बात के लिए इजाज़त दी कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य है. कितनी उर्दू की शायरी ऐसी है जो पहली दफ़ा मैंने अशोक भाई से सुनी. महमूद दरवेश की ये किताब है जिसका इन्होंने तर्जुमा किया है. अंग्रेज़ी के शायर थे, फ़िलिस्तीनी थे. उस तर्जुमे को आपने हिंदी में किया है. और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या प्रोसेस था, कैसे आपने महमूद दरवेश को चुना और कितना वक्त लगा आपको इस किताब को एक साथ एकत्रित करने में और शाया कराने में? महमूद दरवेश तक पहुंचने की प्रोसेस तो थोड़ा लंबी है. तो हमें दरवेश के पहले इसके पूरे बैकग्राउंड जाना पड़ेगा. जो उसका बैकग्राउंड ये है कि मैं समझता हूँ कि पिछले कोई 50 सालों में दुनिया में जो सबसे शानदार पोइट्री लिखी गई है, जो सबसे मौजूद है, जो सबसे रेलेवेंट है, वो अरब वर्ल्ड में लिखी गई, जो अरबिक वर्ल्ड में लिखी गई. सीरिया में, जॉर्डन में, लेबनान में, इराक में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में और फ़लस्तीन में तो है ही खैर. और इस पोइट्री को बहुत कम इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, जिसको डिज़र्व करती थी वो नहीं मिला. और मैं चूँकि पिछले कोई 30 साल से अनुवाद कर रहा हूँ और दुनिया भर के लोगों को अनुवाद करता रहा हूँ, यूरोप की पोइट्री को, और बहुत ज़्यादा साउथ अमेरिकन पोइट्री, बहुत लैटिन अमेरिकन पोइट्री बहुत की. जब मैंने पहली बार दरवेश तक पहुँचा, उसका रास्ता थोड़ा लंबा है. मैंने सोचा था कि इसकी सत्र की शुरुआत, क्योंकि हम लोग पोइट्री पर बात करने जा रहे हैं और पोइट्री को अगर हम बगैर रेफरेंस के
अमूमन पोइट्री बगैर रेफरेंस के बताई जाती, कोई उसका कोई तार नहीं होता। लेकिन जैसे अगर हम उसका कोई संदर्भ दे दें, रेफरेंस दें कि ये पोइट्री ये है, जैसे मिसाल के तौर पर आप में बहुत से लोग मेडिसन को सुनते होंगे, गज़लें सुनते होंगे। मेडिसन का एक एल्बम आया था सन 84 में, कहना उसे, उसमें सारी गज़लें एक शायर की थी, फरहत शेजाद गज़लें सारी। आप उसको सुनते हो आपको लगता है बड़ी रोमांटिक पोइट्री है कि एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। खुदा हो बेटा, क्या बात। अब इसको हम यूं ही समझें, यूं सुन लेंगे तो लगे यार कोई आदमी अपनी माशूका से बोल रहा है। आपसे कहा जाए कि यह शेर जियाउल हक के खिलाफ लिखा गया था। हाँ। जब जियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया तो शहजाद साहब ने लिखा कि वही कि एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। आप ये कहा जाए कि इसको लिखने के बाद जियाउल हक ने फरहत शेजाद को कोड़े लगवाने का आदेश दिया, तो अब ये कविता का सारा मायना बदल गया। अब एक रेफरेंस हमारे पास है, एक क्रॉस कनेक्शन इसमें मेरे जहन में आता जी, है जी। जो शायद और ज़्यादा इसको खूबसूरत बनाएगा कि फैज़ की जो ब्लास्फेमस नज़्म जो हिंदुस्तान में हो चुकी है, हम देखेंगे उसमें जो दो मिसरे हैं, अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, ये चीज़ यहाँ इस शायरी में भी मिलती है जो आपने बिल्कुल जी 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 बिल्कुल मिलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दरवेश की शायरी तक पहुँचने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। ये वो समय है जब सन 90 के आसपास अमेरिका की दादागिरी अपने चरम पर पहुंच रही थी और इसके खिलाफ इसका जो सबसे बड़ा शिकार हुआ वो अरब संसार हुआ, अरबिक वर्ल्ड हुआ। तेल मिल गया उनको बहुत सारा, एक वो चीज़ जिसके खेल से बहुत सारे पॉलिटिकल गेम खेले जा रहे थे, जा रहे हैं। तो अमेरिका एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसके खिलाफ आवाज़ उठनी थी और वो पूरे अरब संसार में उठी हैं जो हम लोग नहीं सुन पाते हैं। जैसे एक मैं शुरू करता हूँ, एक इराक के पोइट थे सादी यूसुफ, अभी कोविड में उनकी डेथ हो गई सन 21 में। सादी यूसुफ की एक लंबी सी पोएम है, मुझे पढ़नी पड़ेगी, याद तो है नहीं। एक बहुत लंबी कविता में अमेरिका को एड्रेस करते हैं। कहते हैं, मुझे भी जीन्स, जैज और ट्रेजर आइलैंड अच्छे लगते हैं। मुझे प्यार है मार्क ट्वेन से, मिसिसिपी की स्टीम बोटों से और अब्राहम लिंकन के कुत्तों से। क्या बात। मुझे प्यार है गेहूं मक्का के खेतों और वर्जीनियाई तंबाकू की महक से। लेकिन मैं अमेरिकी नहीं हूं। क्या ये बात काफ़ी नहीं तुम्हारे फैंटम पायलट के लिए कि मुझे वापस प्रस्तर युग में पहुंचा दे? न मुझे तेल की ज़रूरत है, न स्वयं अमेरिका की, न हाथी की, न गधे की। मुझे बख्शो पायलट, बचा रहने दो मेरे घर की छत को, खजूर की पत्तियों और लकड़ी के पुल को। न मुझे तुम्हारा गोल्डन गेट चाहिए, न स्काई स्क्रेपर्स, न मुझे गांव चाहिए, न तुम्हारा न्यूयॉर्क। इतनी दूर यहाँ बसरा तक तुम क्यों चले आए? हमारी देहरियों पर मछलियाँ तैरा करती थीं। हमारे यहाँ सुअर तबाही नहीं मचाते। बस ये भैंसें हमारे पास हैं, अलसाई हुई, फूल चबाती हुई। मुझे बख्शो सिपाही, तैरती हुई मेरी झोपड़ी और मछली मारने वाला मेरा भाला छोड़ दो। मेरी सैलानी चिड़ियों और हरे पंखों को बख्शो। अब यहाँ से कविता को मोड़ते हैं कि अमेरिका चलो, तोहफे बांटते हैं आपस में। तस्करी से लाई अपनी सिगरेटें ले लो और हमें आलू दो। जेम्स बॉन्ड की सुनहरी पिस्तौल ले लो और हमें दो मार्लिन मनरो की किशोरियों की सी लज्जा। पेड़ के नीचे धरी हेरोइन की सिरिंज ले लो और हमें दो वैक्सीनें। अपने मिशनरियों की किताबें ले लो ताकि हमें कागज़ दो ताकि हम तुम्हारी निंदा में कविता लिख सकें। हमसे वो ले लो जो तुम्हारे पास नहीं है और हमें वो दो जो हमारे पास है। अपने झंडे की धारियां ले लो और हमें दो सितारे। अफगानी मुजाहिदीनों की दाढ़ियां ले लो और हमें दो तितलियों से भरी वॉल्ट विटमैन की दाढ़ी। क्या बात। सद्दाम हुसैन को ले लो और हमें दे दो अब्राहम लिंकन, या हमें कोई मत दो। बहुत। ये सादी यूसुफ है। ये सिर्फ एक आवाज़ है, ये अरब संसार की केवल एक आवाज़ है जो हमें दरवेश तक ले गई। एक अफगानिस्तान में एक लड़की हुई, नादिया अंजुमन, कविता लिखती थी और
उसे कविता लिखने से मना किया गया, उसके पति ने मना किया कि कविता मत लिखो, तो वो चोरी छुपे लिखने लगी और कभी कभी जो कुछ काबुल में अंडरग्राउंड होता होगा, लिटरेरी सर्कल होंगे, वहाँ जाने लगी छुप करके। 29 साल की उम्र में उसको मार दिया गया, उसके हस्बैंड ने उसको जला के मार दिया। अब उसकी मौत के 25-30 साल के बाद अभी 2 अफगानी लड़कियां बुरके में आकर के उसे गाती हैं, आप ढूंढेंगे इंटरनेट पे तो उसकी कविताएं, तो आप सुनते हो कि उसकी आवाज़ को वहाँ दबाया गया। तो अरब संसार में 2 चीज़ें थी, एक तो ये अमेरिका का पूरा वहाँ पे जोर था जो उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तोड़ रहा था, और जो वहाँ का अपना जो शरिया है, जो महिलाओं को दबाने वाली चीज़ थी, उस पर कुछ महिलाओं की आवाज़ें आ रही थी। तो उसमें एक बड़ी आवाज़ दुनिया में खैल की थी, वो चली गई। सॉरी, मैंने जिक्र नादिया अंजुम का था। दुनिया में खैल एक और शायर थी इराक की, ये चली गई कनाडा। एक और शायर होते थे निज़ार कब्बानी सीरिया के। ये कुछ नाम थे जिन्होंने अरब संसार की सारी ट्रेजेडी को अपने सामने अपनी शायरी में रखा, और इनके पास 1000-2000 साल पुरानी पूरी परंपरा थी कविता की, और इसको इंटरनेशनल लिटरेरी सर्कल्स ने जानबूझ करके साइडलाइन किया। तो मुझे हैरत हुई कि जब कल मैंने जिक्र किया नाजिम हिकमत का, इतने बड़े शायर टर्की के थे, बहुत बड़े शायर थे, उनका लोग नाम नहीं जानते थे। बड़े बड़े साहित्यकार बोलते हम नाजिम का नाम नहीं सुना, पता नहीं कौन है। महमूद दरवेश का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था। महमूद दरवेश को फ़िलिस्तीन का राष्ट्रकवि माना जाता है, अरब संसार की सबसे बड़ी आवाज़ उनको माना जाता है। और चूंकि अरब संसार में, मुस्लिम संसार में ज़्यादातर जो है शायरी को, कला को ऑलमोस्ट ब्लास्फेमी के बराबर मानते हैं, शिर्क समझा जाता है उसको जी। तो बहुत सारे बड़े शायरों को, बड़े राइटर्स को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। तो पिछले 50 साल की जो अरब कविता है, बड़ी कविता, वो एग्जाइल की कविता है, वो निर्वासन की कविता है। दरवेश कहते हैं कि आदमी पैदा तो एक बार होता है, मगर अरब का जो कवि होता है वो 100 बार मरता है। 100 बार मरता है, क्या बात। वो हर जगह मरता है। तो यूं हम इन तक पहुंचे, और एक छोटी सी कविता मुझे दरवेश की सुनने को मिली थी, जिसमें वो एस्थेटिक्स पर बात करते हैं, कविता की एस्थेटिक्स पे। बड़ी सुंदर बात बोली थी उन्होंने कि कविता हमेशा अधूरी होती है, तितलियां पूरा करती हैं उसे। तो एक आदमी एस्थेटिक्स पे भी बोल रहा है, पूरी राजनीति उसके साथ चल रही है, और निर्वासन का जो पूरा एक दर्द है वो है। तो उससे मैं महमूद दरवेश तक सन 99 के आसपास पहुंचा था। 23-24 सालों में उनकी कविता पे घूमता था, क्योंकि हमने जब पढ़ना शुरू किया तब तक इंटरनेट नहीं था, और दुनिया भर तक कविताओं की पहुंच हम तक नहीं हो पाती थी। तो जो जो मिलता गया उसको अनुवाद करते चले गए। तो कोई 20-22 साल लगे होंगे इस संग्रह को तैयार करने में। क्या बात। और आपने कहा कि अरब का शायर और फिलिस्तीन का शायर 100 बार मरता है तब कविता पैदा होती है, और कहीं ना कहीं कविता उम्मीद से पैदा होती है जी। महमूद दरवेश को अरबी दुनिया में इनकलाब का शायर समझा जाता है, जाना जाता है। उसके बनस्पत हम हिंदुस्तान में देखें तो 1935-36 में जो तरक्की पसंदी शायरी आई, और उसमें जिन शौरा का बोलबाला था, कैफी आज़मी, साहिर लुधियानवी और फैज़ अहमद फैज़ भी हिंदुस्तान में ही थे। तो साहिर एक तरफ ये कहते हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी, और फैज़ ये कहते हैं कि दाग दाग उजाला। महमूद दरवेश क्या कहते हैं उम्मीद के ऊपर? दरवेश का जो कथन है वो एक प्रोज में है, तो मैं किताब के पीछे लिखा हुआ वो पढ़ सुनाता हूँ। वो बहुत बड़ी बात उम्मीद के बारे में कहते हैं कि अगर ये सब इतना निराशावादी है, सब कुछ खराब है, तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा। तो हमने इस किताब के पीछे लिखा भी है इसमें कि जब उम्मीद न भी हो, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका आविष्कार और उसकी रचना करें। वी हैव टू इन्वेंट होप। उम्मीद के बगैर हम हार जाएंगे। तो उम्मीद कहाँ से आएगी? उम्मीद ने सादगी भरी चीज़ों से उभरना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ों से उभरना चाहिए, प्रकृति की महिमा से, नेचर का जो है, जीवन के सौंदर्य से, उसकी नाजुकी से। इस समय उम्मीद के बारे में बात करना मुश्किल तो है, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें
बलपूर्वक, फोर्सिबली उम्मीद का आविष्कार करना होगा। इसके लिए मैं प्रतीकों की नहीं, उपमाओं से काम लेता हूँ, मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं कविता की ताकत पर भरोसा करता हूँ, जो मुझे भविष्य को देखने और रोशनी की झलक को पहचानने की वजहें देती है। मुश्किल समय में कविता किसी कब्रिस्तान में सुंदर फूलों जैसी होती है। ये दरवेश की उम्मीद के बारे में, तो वो उम्मीद की बात करते हैं जी। ज़्यादातर। जी, तो आप पता नहीं क्यों ये बार बार मैं ये तरक्की पसंदी पर इसलिए जाता हूँ क्योंकि महमूद दरवेश तरक्की और इनकलाब के शायर थे। और आप फैज़ की शायरी को देखें, कैफ़ी की शायरी देखें, तो फैज़ ने ख़ास करके वतन को अपना म्यूज़ बनाया और वतन की आड़ में महबूबा की बात करते रहे, क्लासिकी शायरी ट्रेडिशन में वो बात करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक अलग हट के शायरी कर रहा हूँ। उसके पहले गालिब, मीर वगैरह इन लोगों ने जो क्लासिकी ट्रेडिशन में शायरी की, तो वहाँ इश्क हावी था। इश्क जो है वो सेंटर में था। मुझे हैरत होती है कि महमूद दरवेश के अंदर वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी शायरी में जो उर्दू शायरी के एवोल्यूशन में हम देखते हैं, जो हिंदुस्तान में आई। तो ये बात कैसे उनके अंदर पैदा हुई, और उसकी थोड़ा आप ज़रा लंबे से उसको बताइए कि कैसे इश्क और उम्मीद को एक साथ वो खड़ा करते हैं, उसके बाद भी जो उनको इनकलाबी शायर कहा जाता है। जैसे हमें लगता है कि जो अरब की शायरी है, अरबिक लिटरेचर है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं बहुत गहरे उर्दू की शायरी से भी जुड़ी हुई है, जो हम लोगों के यहाँ पे 300 बरस 400 बरस से है। तो अरब की कविता ने, खास तौर पर अरब की जो सूफी कविता थी, रूमी थे, रूमी हमारे यहाँ लगातार रहे हैं। और हमारे यहाँ जो भी इतनी लंबी चौड़ी सूफी कवियों की परंपरा रही है पंजाब में और हमारे इस पंजाब के इलाके में, जी, ये सब लोग वहीं से तो आए थे। हाँ हाँ, तो वो जो चूंकि वहाँ पे वो इश्क हकीकी और इश्क मजाजी ये वहाँ पे था। और ये जो कॉन्सेप्ट है इश्क का, कि इश्क सिर्फ आदमी और औरत का तो नहीं हो सकता, इश्क तो आप बहुत तरह की चीज़ों से करते हो। तो ये शायद सिद्धांत वहाँ से आया। हम उसको हम अपने मीर गालिब में भी देखते हैं। और जब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं तो ये चीज़ सारे इस अरब संसार में फैली हुई है। और एक बदकिस्मती ये भी रही कि एक लंबे समय तक, जब तक शायरी को सिर्फ ये समझा गया कि ये प्रेम की बात करेगी या मानवीय संबंधों की बात करेगी, तो वो उसी में उलझा रहा। और तब तक बहुत देर हो चुकी थी, राजनीतिक रूप से अरब संसार को बिल्कुल जकड़ लिया गया था, शिकंजे में आ चुकी थी अंतर्राष्ट्रीय जो एक साजिश के तहत। तो उसमें ये आवाज़ें तो उभरना शुरू हुई जी। लेकिन जो बड़ा पोएट होता है, जैसे आपने फैज़ का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ। फैज़ के बारे में आपने कहा कि बड़े इनकलाबी शायर थे। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं फैज़ को इनकलाबी शायर नहीं मानता, वो रोमांटिक शायर थे। फैज़ बड़े रोमांटिक शायर थे। हम समझते हैं कि पाब्लो नेरुदा बहुत बड़े शायर थे, इनकलाबी शायर थे। नहीं थे, वो भी बहुत बड़े रोमांटिक शायर थे। जैसी प्रेम कविताएं उन्हें लिखी हैं वैसी शायद दुनिया में नहीं लिखी गई, है ना। Puedo escribir los versos más tristes esta noche, वो जो उनकी वो है, सॉरी मैं स्पेनिश बोल गया, Tonight I shall write the saddest जी। lines। तो नेरुदा जैसे फॉर इंस्टेंस, तो सारे बड़े कवियों में ग्राउंड तो हमेशा इश्क होगा जी। वो गालिब लेंगे, चाहे हम रूमी को लेंगे, हम चाहे मीर तकी मीर को लेंगे, चाहे हम पॉल एलवार को लेंगे, चाहे हम गार्सिया लोरका को लेंगे, ये सारे लोग एक जो पॉलिटिकली कहा जाए कि साहब क्रांति के कवि थे, विद्रोह के कवि थे, लेकिन जो उनकी बड़ी ज़मीन है वो प्रेम की ज़मीन है। तो हैरत नहीं होती कि इन लोगों ने जो जनता के आवाज़ को उठाया, राजनीतिक जो एक षड्यंत्र थे उनके खिलाफ आवाज़ें उठाई, जेल गए। और जालिब का कल आपने जिक्र किया, हबीब जालिब साहब का जिक्र किया आपने, तो ये सब जो करते थे ज़मीन इनकी मोहब्बत से ही होती थी। तो वो जैसे मैं भूल रहा हूँ कि उन्होंने कहा था, एक माउंटेनियर थे, रेने दोमाल शायद नाम था उनका, भूल रहा हूँ मैं। तो उसमें वो यही कहते हैं कि जो इश्क है वो दो लोगों से शुरू होकर के हम जब तक उसको संसार पे नहीं बदलेंगे। अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो मुझे जब तक मैं संसार से प्रेम नहीं करता, मैं उससे प्रेम नहीं कर सकता। तो उस चीज़ को इन्होंने सिद्धांत बनाया। और दरवेश की पोइट्री कविता, अब हम दरवेश पर आते हैं ज़्यादातर। दरवेश की कविता में हम आप पाते हैं कि वो प्रेम एक अपने बहुत विराट रूप में आता है, जहाँ वो सिर्फ
एक या दो लोगों के प्रति नहीं है, वो पूरे समाज के प्रति है, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए है। और दरवेश की प्रेम को समझने के लिए हमें पहले उसका निर्वासन समझना हो, जो एग्जाइल है। दरवेश पैदा हुए सन 1941 में, और सन 48 में वो हुआ इजराइल में। इजराइल की सेना ने फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। ये लोग जिस गांव में रहते थे, अल रब्वे नाम था उसका, वहाँ से इनको भागना पड़ा और ये भाग के चले गए लीबिया चले गए, नहीं लेबनान चले गए, सॉरी। वहाँ से फिर 1 साल बाद लौट के आते हैं, तो तब तक यहाँ इजराइल की सेना का पूरा शासन है और इनको ये कहा गया कि अब आप यहाँ नहीं रह सकते, अपने गांव में तो नहीं रह सकते। कुछ फिर इसके बाद आने के 1-2 महीने बाद ऐसा कुछ एक बिल पास हुआ कि नहीं, ये लोग रह सकते हैं, लेकिन दे विल नॉट बी द सिटीजन्स ऑफ फ़लस्तीन। कुछ एक अजीब सा उनके लिए टर्म था। तो अब आप अपने ही घर में रहते हुए अपने ही घर में लौट रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है आप यहाँ के नहीं हो, लेकिन कभी भी आपको जाना पड़ सकता है। जैसे हम कल आपको शेर सुना था मीर तकी मीर का, ये थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि बात शायरी पर हो रही है। तो मीर तकी मीर का छोटा शेर है कि रहे फिरते दरिया में गिरदाब से, गिरदाब बोलते हैं भंवर को, वलपूल, रहे फिरते दरिया में गिरदाब से, सफर में भी हैं हम, वतन में भी हैं। कि आप सफर में भी हैं और आप कहीं भी नहीं है, अपने ही घर बैठे हुए हैं। तो ये उसके बाद ये वहीं, लेकिन फिर इन्होंने स्कूल में दाखिला लिया और इनको बचपन से कुछ शायरी का शौक तो हो गया था। स्कूल था, स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो इजरायली थे, लेकिन चूंकि अच्छी कविता करते थे, इनसे कहा गया कि अब हमारा एक इजराइल का आज़ादी का दिन आने वाला है, तो आप कुछ कविता पढ़िएगा। ये 16 बरस के थे, उन्होंने कविता पढ़ी जो कि प्रोटेस्ट कविता थी। जी। तो और अशोक भाई, एक आपको माजरत के साथ कथा कलामी कर रहे हैं कि अभी बात आपने की कि आप इश्क हकीकी और मजाजी, आपने कहा कि दरवेश ने हकीकी इश्क को जिया है और साथ में नौजवानों के लिए भी वो इश्क का रास्ता दिखाता है। तो हम ये चाहेंगे कि दरवेश की बात तो हुई, आप कुछ पढ़ें भी अपनी किताब। मैं तुरंत पढ़ लेता हूँ जी, उसकी मिसाल मैं इतना बता दूं क्योंकि वो भी इसमें आ रहा हूँ, मैंने इसमें किया हुआ लिखा हुआ, वो किताब यहाँ रखी है जी। पहले मैं किस्सा पूरा कर दूं। तो इन्होंने वो कविता पढ़ी और इनको बुलाया गया, रेप्रिमेंट किया गया, जो वहाँ गवर्नर था कि कौन लड़का है ये 12-14 साल का जो ये सब लिख रहा है। इन्हें कुछ मालूम नहीं था, चले गए वहाँ पे। तो बोले तुमने क्या लिखा? बोले जो लग रहा था मैंने कह दिया। तो वहाँ फिर इनको जाना पड़ा, इस वजह से इनको जगह छोड़नी पड़ी और फिर तब से एग्जाइल में ही लगातार रहे। तो उस बीच में खैर जाहिर है प्रेम भी आएगा। मैं इसमें पहले जो आपने बात की वहाँ ले आते हैं। इनकी एक सबसे शानदार जो कविता है मुझे लगती है पूरे, एक ये भी साफ कर दें हकीकी क्या है और मजाजी क्या है। अभी थोड़ी देर पहले एक सेशन हुआ था विभुपुरी का, वो अभी होंगे नहीं शायद, उनसे लोगों ने पूछा ये लव क्या होता है, लव पे बनाते जा रहे थे। मैम बिस्ट बैठी हुई हैं, मैम का किताब भी समर्पित है इस बिस्ट को। मैं जब एमए में पढ़ता था, मैम ने मुझे किताब दी थी रोलां बार्थ की, अ लवर्स डिस्कोर्स। तो मैंने मैम से कहा था कि ये मुझे अपनी बाइबल लग रही है, तो बोली जाओ तुम्हारी हो गई। तो रोलां बार्थ की किताब मैंने लिखा भी इसमें। रोलां बार्थ की किताब में वो लव को एनाटॉमी इसमें है। तो उसमें वो एक बीच के चैप्टर में पूछता कि व्हाट इज द फेटल आइडेंटिटी ऑफ अ लवर, लवर कौन है? फेटल आइडेंटिटी, क्या बात। तो वो कहता है कि आई एम द वन हु वेट्स, कि अगर दो लोगों के बीच में कोई प्रेम हो रहा है तो वो जो इंतजार करेगा वो लवर है, वो लवर। जो इंतजार करवा रहा है वो लवर नहीं। ये हकीकी है, ये हकीकत, ये हकीकी, तो ये हकीकी है। तो उसमें था आई एम द वन हु वेट्स। और इसी चीज को महमूद दरवेश ने, ये इतनी शानदार कविता, मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि 10 कविताएं दुनिया भर की खोजनी हो, हमेशा ले जानी हो साथ, तो मैं इसको भी ले जाऊंगा। क्या बात। तो ये कविता है कामसूत्र से कुछ सबक। आसमानी प्याले के साथ उसका इंतजार करो, खुशबूदार गुलाबों के बीच वसंत की शाम उसका इंतजार करो, पहाड़ चढ़ने का प्रशिक्षण पाए घोड़े के धैर्य के साथ उसका इंतजार करो, किसी शहजादे के सौंदर्य बोध और खुसूसियत से भरी रुचि के साथ उसका इंतजार करो, बादल के साथ तकियों के साथ उसका इंतजार करो, उड़ती हुई निस्वानी खुशबू, निस्वानी माने फेमिनिन, उड़ती हुई निस्वानी खुशबू के रेशों के साथ
उसका इंतज़ार करो। घोड़े की पीठ पर चंदन की मर्दाना महक के साथ उसका इंतज़ार करो। आहा, उसका इंतज़ार करो और तनिक भी हड़बड़ाओ मत। अगर वो देर से आती है उसका इंतज़ार करो, अगर वो जल्दी आती है उसका इंतज़ार करो। क्या कहना। उसकी लटों में गुथी चिड़ियों को डराओ मत। फूलों की लक दक के चरम पर उसके बैठने की प्रतीक्षा करो, उसका इंतज़ार करो, ताकि वो इस हवा को सूंघ सके जो उसके दिल के लिए इतनी अजनबी। इंतज़ार करो कि वो बादल दर बादल पैरों से अपना वस्त्र उठाए, और उसका इंतज़ार करो। दूध में डूब रहा चंद्रमा दिखाने को उसे छज्जे पर लेकर जाओ, उसका इंतज़ार करो। और शराब से पहले उसे पानी पेश करो। उसके सीने पर सो रहे दो परिंदों पर निगाह मत डालो, इंतज़ार करो। और जब वो संगमरमर पर प्याला रखे, हौले से उसका हाथ छुओ, क्या बात है। इंतज़ार करो जैसे तुम उसके वास्ते ओस लेकर आए हो। उससे बातें करो जिस तरह कोई बांसुरी बातें करेगी डरे हुए किसी वायलिन के किसी डरे हुए तार से। जैसे कि तुम्हें पता हो कल का दिन क्या लाने वाला है। इंतज़ार करो और अंगूठी दर अंगूठी उसके वास्ते रात को चमकाओ, उसका इंतज़ार करो जब तक कि रात तुमसे यूं बातें न करने लगे, तुम दोनों के अलावा और कोई भी जिंदा नहीं है। तुम दोनों के अलावा और कोई भी जिंदा नहीं है। सो हौले हौले उसे ले जाओ उस मौत की तरफ जिसे तुम इस कदर चाहते हो, और इंतज़ार करो। तो भाई क्या खूबसूरत आपने तर्जुमा किया है, और तर्जुमे के बारे में बहुत से यहाँ पर इल्मी लोग बैठे हुए हैं। सबसे मुश्किल काम है तर्जुमा करना। कहानी या कविता खुद लिखना तो आसान है, लेकिन तर्जुमा करना बहुत मुश्किल है। एक फ़िलिस्तीनी शायर जो अंग्रेज़ी में लिखता है और अंग्रेज़ी पढ़ने वालों के लिए लिखता है, उसकी शायरी का तर्जुमा आप हिंदी में करते हैं, और यहाँ बैठे हुए हिंदी समझने वाले लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गया वो कविता सुनकर। और ये बात आपने पैदा जब की तो कैसे की, पहली बात। और दूसरी बात, मीटर को भी आपने निभाया। उन्होंने मीटर ये में, फ्री वर्स में, ये फ्री वर्स में उन्होंने लिखा, ठीक है, लेकिन उनकी मीटर में भी कुछ कविताएं हैं। मीटर में नहीं, आपने फ्री वर्स में। लेकिन फ्री वर्स को भी कहते हैं कि फ्री वर्स में लिखने के लिए आपको पाबंद नज्म की का इल्म होना चाहिए, तब आप उसको तोड़ सकते हैं। और वो दरवेश ने तोड़ा और आपने बड़ी खूबसूरती से उसका ट्रांसलेशन किया। तो इश्क के बाद वतन के लिए उन्होंने क्या कहा, उस पर आप पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि ये जो प्रोसेस होती है अनुवाद की, कविता किसी भी खास तौर पर कविता के अनुवाद की जो प्रक्रिया होती है, मैं ये बात पहले कहीं कह चुका हूँ, फिर कहना चाह रहा हूँ, मेरे मन में इच्छा हो रही है। जैसे स्कॉच बनाते हैं, स्कॉच जब बनती है तो बनने के बाद उसको अच्छी स्कॉच ठर्रा नहीं, उसको आप बनाने के बाद एक, हाँ, जैसे मैं सूंघता हूँ आपके गिलास जो सिंगल मॉल्ट होती हैं, लगावुलिन फॉर एग्जांपल, स्मोकी, तो उसको बनाने के बाद लकड़ी के देवदार या बांज की लकड़ी के जो कास्क होते हैं उनमें भर दिया जाता है, और उसको खुले में छोड़ देते हैं 1 साल के लिए। जो बड़े शराब बनाने वाले होते हैं, उस्ताद शराब बनाने वाले, कलाल जो होते हैं जी, तो वो बाहर छोड़ देते हैं। और उस 1 साल में उस लकड़ी के पीपे के ऊपर बारिश भी गिरती है, हवा भी उसके ऊपर से उड़ती है, पानी भी होता है, धूप होती है, बर्फ पड़ती है, धूल होती है, और उस 1 साल में उसका 2% उड़ जाता है। उसको टेक्निकली बोला जाता है एंजल शेयर, फरिश्ते का हिस्सा, ये नाम है उसका, आप कहीं ढूंढ देख लीजिएगा। 2%। अगर वो ना उड़े तो वो ठर्रा बन जाएगी, वो स्कॉच नहीं बनेगी। और यही चीज अनुवाद में होती है कि मुझे उसमें से 2% बाहर निकालना है, और अपनी मिट्टी और अपनी धूप और अपना पानी डालना है।
अब ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ कविता सुना देते हैं इनकी और जी आप वतन ट्रांसलेशन ऑफ मिलियो ऑफ पैलेस्टीनियन पोएट जी, जी। को आपने हिंदी में उस मिलियो को यहाँ ला करके आपने खड़ा कर दिया, ये आपकी बात है। मेहरबानी, चलिए। नरूदा का ट्रांसलेशन होता है तो नरूदा ही सोचते हैं लोग, लेकिन दरवेश का जो ये अनुदित काम आपका है उसको आपने उसमें अपनी छाप डाल दी, उसको आपने यहाँ लाके खड़ा, बहुत बड़ी बात है। अब ये जैसे हमें लगता है कि जो आदमी क्रांति का शायर है, कविता कर रहा है रेवोल्यूशन की या प्रोटेस्ट की, कि वो हर समय नारे लगाएगा कि जिंदाबाद, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। कभी आपने किसी भूखे को सड़क में ये कहते हुए नहीं सुना होगा मुझे रोटी दो रोटी दो, हमने आज तक किसी भूखे को नहीं सुना। तो ऐसे ही क्रांति का शायर कभी क्रांति क्रांति नहीं कहता, वो छोटी छोटी बातों में अपनी बात करता है। मैं एक कविता सुनाता हूँ उनकी, मुझसे मिस हो गया, ये देखिए। उस इलाके में बादाम बहुत उगता है, तो जब बादाम के पेड़ पे फूल आते हैं, बौर जब आते हैं शुरू में, उस पर शायद बहुत कविताएं हैं अरब पुरानी क्लासिकल शायरों की, तो ये इन्होंने उस इमेज को लिया है। ये कविता है बादाम के बौर का वर्णन करना। बादाम के बौर का वर्णन करने में फूलों का कोई शब्दकोश नहीं कर सकता मेरी मदद, न कोई ज्ञान कोश। शब्द लुभा ले जाते हैं मुझे वाक्पटुता के फंदे में, जो घायल करता है मेरे विवेक को और तारीफ करता है अपने ही बनाए घाव की। जैसे एक आदमी एक औरत को बता रहा हो उसी की भावनाएं। क्या मेरी अपनी भाषा में कैसे चमक सकता है बादाम का बौर, जबकि मैं एक गूंज से अधिक कुछ भी नहीं। उसके आर पार देख सकते हैं आप, जैसे एक तरल हंसी जो अकुवाई हो शर्मीली ओस की एक टहनी पर, एक सफेद संगीत भरे वाक्य जितना हल्का, एक ख्याल की निगाह जितना कमजोर जो रिस जाता है हमारी उंगलियों के बीच से, जिसे हम लिखते हैं फिजूल ही। किसी कविता की एक पंक्ति जितना सघन, जिसे तरतीबवार अक्षरों में न लगाया गया हो। बादाम के बौर का वर्णन करने को मुझे ज़रूरत पड़ती है अपने मन के पास बार बार जाने की, जो मुझे पेड़ों पर टंगे मोहब्बत भरे नामों तक ले जाता है। इसका नाम क्या है? कुछ नहीं के काव्यशास्त्र में क्या नाम है इस चीज़ का? मुझे तोड़ देना होगा गुरुत्व और शब्दों को, ताकि मैं उनके हल्केपन को महसूस कर सकूं जब वे बदलते हैं फुसफुसाते हुए प्रेतों में, और मैं उन्हें बनाता हूं जैसे वे मुझे बनाते हैं। मातृभूमि और निर्वासन शब्द नहीं हैं, वे सफ़ेदी के आवेग हैं बादाम के बौर के वर्णन में। ये बादाम के बौर की याद कहीं और कर रहा है असल में, न बर्फ न कपास। आप हैरत करते हैं वो किस तरह उठ जाता है चीज़ों और नामों से ऊपर। अगर किसी लेखक को बादाम के बौर के वर्णन करने को एक कामयाब रचना करनी हो तो कोहरा उठेगा पहाड़ियों से, और लोग सारे के सारे लोग कह उठेंगे हाँ यही है, क्या ये शब्द हैं हमारे राष्ट्रगान के। ये कविता लिखता है। क्या कमाल है। एक इनकी कविता बहुत रिचर्ड गेयर ने बार बार पढ़ी थी, उससे ये काफ़ी रिचर्ड गेयर ने कई जो सुनाई है, ये मैं सुना देता हूँ, फिर एक और सुनाएंगे बस, एक युवा कवियों के लिए होगी। इसका शीर्षक है दूसरों के बारे में सोचो। जब बना रहे हो अपना नाश्ता दूसरों के बारे में सोचो, कबूतरों को दाना डालना मत भूलना। जब तुम संचालित कर रहे हो अपने युद्ध दूसरों के बारे में सोचना, मत भूलना उन्हें जो शांति चाहते हैं। जब भरते हो पानी का बिल दूसरों के बारे में सोचो, उनके बारे में सोचो जिनके पास पीने को सिर्फ बादल है। जब तुम घर जाते हो अपने घर दूसरों के बारे में सोचो, उन्हें मत भूलो जो तंबुओं में रहते हैं। जब तुम सो रहे होते हो और गिन रहे होते हो तारे दूसरों के बारे में सोचो, ऐसे भी जन हैं जिनके पास सोने को जगह नहीं। जब तुम उपमाओं की मदद से खुद को मुक्त करते हो दूसरों के बारे में सोचो, उनके बारे में सोचो जो खो चुके बोलने का अपना अधिकार। और जब तुम सोच रहे हो सुदूर दूसरों के बारे में, अपने बारे में सोचो और कहो काश मैं एक मोमबत्ती होता अंधेरे में। क्या ये कविता है।
मेरे ख्याल से एक अंतिम कविता एक दो आप और पढ़िए और विषय बताते हो तो। ये आखिरी कविता सुनाता हूँ, ये लंबी थोड़ी कविता है। ये युवा कवियों के लिए है, ये कि नए लोग कविता कैसे लिखें। इस पर दो बड़े और रचनाएं हैं। एक तो रिल्का की है, एक रिल्का की एक चिट्ठियाँ हैं। रिल्के जब जर्मनी के बहुत बड़े कवि थे, उनसे एक लड़के ने पूछा, चिट्ठी लिख करके पूछा कि साहब मुझे कविता लिखनी है, कैसे लिखूं। तो उन्होंने उनको 11-12 से चिट्ठियाँ लिखी थी। एक तो वो डॉक्यूमेंट जो पढ़ना चाहिए अगर कुछ युवा लोग बैठे हैं जो कविता, लेटर्स टू यंग पोएट। और एक बड़े शानदार कवि थे चिली के, निकनोर पार्रा, उनका मुझे जिक्र करने का बड़ा मन कर रहा है, बोल देता हूँ। अब बोल दीजिए। तो निकनोर पार्रा जो थे 104 साल तक जिए और वो नेरुदा के बाद चिली के सबसे बड़े पोएट माने जाते हैं। मैं एक किस्सा बताता हूँ, चलिए, ये आ रहा ज़बान पे। पार्रा जब 80 बरस के थे तो चिली में एक छोटा लड़का था, उसका नाम था अलेहांद्रो ज़ाम्ब्रा। ज़ाम्ब्रा का 22-23 साल का था। तो ज़ाम्ब्रा से किसी ने कहा, भाई वो सैंटियागो में वो पढ़ने वाले हैं कविता, उनको सुन लो आज। बोले क्यों? बोले बूढ़ा आदमी मर जाएगा शायद बहुत जल्दी। तो जाते हैं और सुनते, तो वो हैरान हो जाता कि बाप रे बाप, ऐसी पॉपुलैरिटी, 30,000 लोग सुनने आए स्टेडियम में उनको। और पारा बड़े बहुत शानदार तरीके से पढ़ते थे। फिर ये पढ़ने चला गया इंग्लैंड, लौट के आया 10 साल के बाद। तो किसी ने बोला, कोई दोस्त बोला कि पारा आया है, क्या करें? बोले सुन लो, आ जाओ, ये बूढ़ा है, 90 का, कभी मर जाएगा। ये फिर जाते हैं इसके पास और देखते वो तो फिर वही उतना ही पॉपुलर है। ये फिर आते हैं वापस 6 साल के बाद। तो इनको एक पेंगुइन पब्लिशर्स वाले कहते हैं, आपको शेक्सपियर पर एक सीरीज तैयार हो रही है, एक आदमी इस पर काम कर रहा है, तुम्हें उसको एडिट करना है। पार्रा 96 की एज में अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम का स्पेनिश अनुवाद कर रहे हैं, 96 साल की उम्र में। और उसका जो संपादक है ये लड़का बना, ज़ाम्ब्रा। ज़ाम्ब्रा बहुत अभी इस वक्त के शायद सबसे बड़े राइटर्स में से एक है, नई जनरेशन जो लिख रहे हैं इस वक्त। तो तब उनकी दोस्ती होती है। फिर ये अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते हैं एक दो बार, जब 98 के हो चुके पार्रा इनको 3 घंटे तक टमाटर के बारे में बताते कि चिली में टमाटर कितने तरह के होते हैं। और इससे बोलते तुम जाओ बाजार जाओ, कुछ वाइन खत्म हो रही है। वो कहता कि ये मैं जब गया तो बूढ़े ने मेरी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। ये लिखा है उस आदमी ने। पार्रा 104 की एज में मरे और उनकी कविता है कि मतलब बूढ़े आदमी को ये सब क्यों करना चाहिए, वो मैं कभी सुनाऊंगा। तो एक कविता पार्रा की भी है, उसका शीर्षक भी यही है, युवा कवियों से। तो दरवेश की कविता है पार्रा, ये शीर्षक युवा कवि की है। मैं यूं ही जिक्र कर दिया। युवा कवि को राय दे रहे हैं, क्या लिखेगा? हमारी आकृतियों पर ध्यान मत देना और शुरू करना हमेशा अपने ही शब्दों से, जैसे कि कविता लिखने वाले तुम पहले और अंतिम कवि हो। अगर हमारी रचनाएं पढ़ो, यूं करना कि वे हमारी हवाओं का विस्तार न हो, बल्कि यातना की पुस्तक में सुनने की हमारी काबिलियत को बेहतर बनाएं। किसी से मत पूछना मैं कौन हूं, तुम जानते हो तुम्हारी माता कौन है। जहां तक तुम्हारे पिता की बात है, वो तुम खुद बन जाना। सत्य होता है सफेद, उस पर लिखो किसी कौवे की स्याही से। सत्य काला होता है, उस पर लिखो किसी मरीचिका की रोशनी से। अगर तुम किसी उकाब के साथ लड़ना चाहते हो तो उकाब के साथ उड़ो। अगर तुम किसी स्त्री से प्रेम करने लगो, उसे नहीं बल्कि तुम्हें होना चाहिए उस इच्छा का अंत करने वाला। जिंदगी उतनी जीवित नहीं होती जितना हम मान बैठते हैं, मगर हम इस पर ज़्यादा नहीं सोचते कि कहीं भावनाओं की सेहत न बिगड़ जाए। तुम अगर एक गुलाब के बारे में देर तक सोचोगे, तुम किसी तूफान में ज़रा भी नहीं हिल सकोगे। तुम मेरी तरह हो, लेकिन मेरा पाताल स्पष्ट है। तुम्हारे पास सड़कें हैं जिनके रहस्य खत्म कभी नहीं होते। वो उतरती हैं, चढ़ती हैं, उतरती हैं और चढ़ती जाती हैं। हाथ में धरी 1000 चिड़ियाँ उस चिड़िया की बराबरी नहीं कर सकती जो एक पेड़ को पहने होती है। मुश्किल समय में कविता किसी कब्रिस्तान के सुंदर फूलों जैसी होती है। आसान नहीं होता मिसालें ढूंढना, सो अनुगूंज की सरहद के पीछे हो जाओ तुम जो भी हो और जो नहीं भी हो। भावनाओं की मियाद की एक तारीख होती है, सो अपने दिल के वास्ते उसे भर लो भावनाओं से। उसका पीछा करो
जब तक कि अपने रास्ते न पहुंच जाओ। अपने प्रेमी से यह ना कहो कि वो तुम हो और तुम वह, उसके बदले यूं कहो हम एक शरणार्थी बादल के मेहमान हैं। एक और रास्ता चुनो, अपनी पूरी ताकत के साथ दूर जाओ नियमों से। कभी भी दो सितारों को एक वाक्य में जगह न दो। हमारी हिदायतों की विशुद्धता पर कभी यकीन मत करना, बस यकीन रखना उस कारवां के निशानों पर जो गुजर गया। नैतिकता कवि के हृदय में होती है गोली सरीखी, एक घातक बुद्धिमत्ता। गुस्सा करो तो किसी सांड की तरह, कमज़ोर हो तो बादाम की कोपल जैसे। जब प्यार करो तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। प्यार का गीत गाओ तो बंद कमरे में। रास्ता लंबा है किसी पुराने कवि की रात जैसा, मैदान और पहाड़ियाँ, नदियाँ और घाटियाँ। अपने सपने के हिसाब से चलो, तुम्हारा पीछा है तो एक फूल करेगा या फांसी का फंदा। मुझे तुम्हारे उद्यमों को लेकर कोई चिंता नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता उन लोगों को लेकर होती है जो अपने बच्चों की कब्रों पर नाचते हैं और जो उन पोशीदा कैमरों से जो गायिकाओं के नाभियों में छुपा दिए गए हैं। अब से तुम्हारा इकलौता सरपरस्त एक उपेक्षित भविष्य है। जब तुम दुख में गल रहे हो मोमबत्ती के आंसुओं की मानिंद, सोचो मत। या जब पीछा कर रहे हो अपनी रोशनी का, खुद के लिए सोचो, क्या यही सारा मैं हूँ? कविता हमेशा अधूरी होती है, तितलियां पूरा करती हैं उसे। प्रेम में कोई सलाह नहीं, ये अनुभव की बात है। कविता में कोई सलाह नहीं, ये प्रतिभा की बात है। और हाँ, आखिरी में सबसे ज़रूरी सलाम। क्या बात है। अब जैसे क्या हो, हम दिल तो ये करता है कि हम आपको सुनते जाएं, दरवेश को आप पढ़ते जाएं, लेकिन नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल की ऐसी कुछ मजबूरियां हैं कि सिलसिलेवार एक सेशन के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा ही लगे हुए हैं। तो आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे मंच पर आए और इस मंच से आपने दरवेश को पढ़ा। ये जो किताब है महमूद दरवेश की, जब ये मेरे हाथ में आई, बड़ी मोहब्बत के साथ अशोक भाई ने इसको भेजा, तो मैंने इसको खोल के इसमें से 3 किताबें पढ़ी, 3 कविताएं पढ़ी जिनके मार्क्स यहाँ लगे हुए, तीनों एक से एक रैंडमली मैंने पढ़ी। ये किताब आगे बाहर बुक स्टॉल है, उस पर उपलब्ध है, आप लोग जाएं, ख़रीदें और अशोक भाई से इनके दस्तखत, बहुमूल्य दस्तखत लें। इसके साथ बेहद शुक्रिया। पहले इधर Congratulations. Good to see the students doing so well. आप उनको बोलिए। तो प्रोफेसर अनिल बिस्ट कह रही हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत And also that it's good to see a student, I mean a teacher's real worth is when the student exceeds the teaching, which I think in this case. Please come in between us. Come in between us.